हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट, अब हमारा आज राजस्थान एपीओ में नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। फ्रेंड्स, इससे पहले हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कर चुके हैं और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 एक्ट कर चुके हैं विथ एमसीक्यूज। आज हमारा थर्ड एक्ट है, ठीक है, 2022 का। तो आप सबको पता है कि जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो आप इस एक्ट में सबसे पहले यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज या बेयर एक्ट के साइड में एक बॉक्स बना के आपको लिखना है यहाँ पे प्रीलिम्स का ये एक्ट नंबर कौन सा होता है। ठीक है, ये हमारा एक्ट नंबर 6 है ऑफ 2022। साथ में आपको एसेंट लिखनी होती है। हमारा इसमें गवर्नर एसेंट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक एक्ट है। तो गवर्नर ने यहाँ पे आपको एसेंट कब दी है? 5 अप्रैल 2022। साथ में आपको इन्फोर्समेंट डेट लिखनी होती है। आप जो भी एक्ट, बेयर एक्ट का कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, आपको यही ऐसे ही चलना होता है। ठीक है, अब इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? ये आपकी है 12 अप्रैल 2022। ठीक है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसके 2-3 डेट्स बहुत जगह आपको गूगल पे मिलेंगे, बट ये जेन्युइन डेट है आपकी। ठीक है, साथ में ये वाला एक्ट आपका अपडेटेड है। ठीक है, ये अपडेटेड है विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, पनिशमेंट्स और सब चीज। इसके साथ मैंने आपको 1992 का एक्ट भी अपडेटेड प्रोवाइड किया है, अपडेटेड है। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी मैंने आपको अपडेटेड दी है। नेक्स्ट क्लास में हम डील करने वाले हैं आपका एक्साइज एक्ट। ये भी आपको अपडेट करके दूंगी मैं, जो भी क्लास लूंगी आपका क्लास में आपको जो भी मटेरियल यूट्यूब पे मिल रहा है ये आपका अपडेटेड रहेगा। अगर कुछ करेक्शन की गुंजाइश रह जाएगी उसके बाद भी तो उसको कमेंट में मैं पिन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद कल हम एक्साइज एक्ट और साथ में हम पॉक्सो डील करेंगे कल। तो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 2 डेज में हम अपने माइनर एक्ट्स को कंप्लीट कर लें। माइनर एक्ट्स को हम अपने राजस्थान के कंप्लीट कर लें, फिर हम आपके मेजर एक्ट्स पे पहुंचेंगे, मेजर लॉज पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, या तो हम पहले कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर में हम कंपैरिजन्स कर लेंगे, और साथ में या तो हम इसका डिटेल्ड सिलेबस करेंगे, ठीक है, जो प्रीलिम्स का है, या हम एमसीक्यूज करेंगे। आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा सिलेबस और हम एमसीक्यूज करेंगे। ये अभी बात की बात है, आपके 3 डेज बाद इस पे पोल हो जाएगा आपके ग्रुप पे। ठीक है, आप वहां से हमें जिसका मेजोरिटी रहेगी हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे मेजर लॉ में। ठीक है, और 2 डेज में हम माइनर एक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक जिसने भी ये लेक्चर देख रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको फ्री लिंक, टेस्ट की लिंक मिलती है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहिए बीच बीच में। साथ में आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो आप व्हाट्सएप पे भी ऐड हो सकते हैं, जिसका नंबर ये है आपका। ठीक है, और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगी कि कोई भी ट्यूटर आज तक आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता है। ठीक है, बट मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर किया है, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये चीज़ नोटिस करी थी कि हम टेस्ट सीरीज भी ले ले रहे हैं ट्यूटर्स की। हम 5,000 20,000 के भी मैंने एक टेस्ट सीरीज ली थी राजस्थान एपीओ में। तो आप इतना डायरेक्टली उनसे ओपन होके अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम घर वालों से, क्योंकि कोई भी अर्निंग नहीं है, हम घर वालों से पैसे लेते हैं सब चीज़, तो हम थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट टीचर से थोड़ा कनेक्ट होना चाहता है, अपने डाउट्स पूछना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स हो उसके। कई बार उसको अकेले रह रहा होता है तो उसको सेल्फ डाउट होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फेस करी और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी अपने आसपास के लोगों से, तो मैंने उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, ताकि आप मेरे से कुछ गाइडेंस ले सकें और
ये हमारा फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें ना आप लोग कोशिश करा करिए कि आप मेरे से पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछा करें, ठीक है? क्योंकि फिर मतलब अगर ऑलमोस्ट मेरे पास 300 प्लस स्टूडेंट्स हैं, सब मेरे से ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें से 10 या 20 स्टूडेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी आती है मेरे अंदर भी। फिर हम बाकी लोग को लिए जो मेरा पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कोशिश करा करिए कि आप लोग मतलब जब मैं आपको नंबर ही आपको फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम से के नाम पे दे रही हूँ, आपको मटेरियल्स के लिए दे रही हूँ, आपको फ्री गाइडेंस के लिए दे रही हूँ, तो आप वो चीज़ मेरा उस चीज़ में फ़ायदा उठाइए ना, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए। मेरी पर्सनल चीज़ से आपको क्या लेना-देना है ना? मैं तब भी आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए नहीं, मैं टोटल 14 आवर्स प्लस मैं वर्किंग कर रही हूँ अभी। मैं इतनी देर मैं आप लोग मान नहीं सकते हैं कि अगर आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, अगर आप 6 आवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं डेली के, आप घर से बाहर हैं या आपने अपनी लाइफ इस लाइन में सोची हुई है, तो आप मिनिमम 6 आवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं तो 14 आवर्स काम कर रही हूँ और मैं नहीं, हर एक ट्यूटर ये काम कर रहा है आप लोग का। तो आप लोग अवॉइड करा करिए पर्सनल चीज़ें पूछने के लिए, है ना? फिर क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए माइंड थोड़ा अपसेट होता है कि हमने लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट हम सोच के आते हैं कि हम स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे, जैसे मैंने सोचा ये सब चीज़, तो थोड़ा लगता है अजीब-सा, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम अपनी क्लास अटेंड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, आज का हमारा एक्ट है 2022 का एक्ट है, ठीक है? पब्लिक राजस्थान पब्लिक एग्ज़ामिनेशन एक्ट। मैं साथ में आपको इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट्स जो-जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोबेबल और बने हुए हैं, वो भी आपको उसके आगे पी लिख देती हूँ, ठीक है? पी लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाया करिए। तो ये हमारा एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022 है, 6 ऑफ 2022 है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसमें एसेंट इसको कब मिली थी गवर्नर की, ये हमने लिख लिया 5th जुलाई अप्रैल 2022, ये इसकी एसेंट है, ओके? अब हमारा सेक्शन नंबर 1 है, जो हमारे सारे बेयर एक्ट हमारे सेक्शन नंबर 1 के सेम होते हैं कि इस एक्ट का टाइटल क्या होगा, इसका एक्सटेंट क्या होगा, ये कहाँ पे तक लागू रहेगा और तीसरा इसकी कमेंसमेंट क्या होगी, ठीक है? तो इस एक्ट का टाइटल है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। जब आप 1992 का फ्रेंड्स एक्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं शेड्यूल में 3 टाइप्स उन्होंने वो कर रखी है, किन 3 जगह अप्लाई होगा और आप वो देखेंगे कि वो एकेडमिक्स पे अप्लाई हो रहा है और 2022 जो है ये रिक्रूटमेंट जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स लोग, ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए ये इस पे डील करता है, ठीक है? तो ये वाइडर है आपका बहुत ज़्यादा और ये अलग से इसको एक्ट को 22 में लेकर आया गया है, ठीक? अब इसका एक्सटेंट क्या है? ये होल ऑफ राजस्थान पे अप्लाई होता है, ठीक है? सेकंड थर्ड हमारा क्या है, ये फोर्स में कब आया, ये कह रहा है कि ऑन सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट कर रहा है, ठीक है? ऑफिशियल गैजेट, तो ये कौन सी डेट है, ये मैंने आपको बताई थी कि ये 12th अप्रैल 2022 की इन्फोर्समेंट डेट है, ये आप लिख लीजिए अपने बेयर एक्ट में, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम सेकेंड उस पे आते हैं अपने क्लॉज सेक्शन में डेफिनेशंस में, ठीक है? अब आप देखिए जब आपने मैं थोड़ा सा आपको 1992 भी रिकॉल कराते हुए चल रही हूँ क्योंकि जस्ट हमने अभी 1992 पढ़ा है, ठीक है? तो थोड़ा सा कंपैरिजन आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमें थोड़ा सा कैसे करना होता है। तो 1992 में आप देखेंगे आपके सिर्फ 4 डेफिनेशंस थी, ठीक है? यहाँ पे कितनी है, ये 1992 में थी और इस एक्ट में आपकी कितनी डेफिनेशंस हैं, इसमें आपकी टोटल ए से लेके जी तक है, ठीक? इसमें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है हमारी कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्लॉज ए। ये सारे क्लॉजेस इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स आपके कि कौन सा डेफिनेशन किस क्लॉज में है क्योंकि ये छोटा एक्ट है, तो ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है और इसमें आप मिस मत करिएगा, इसमें कंफ्यूजन के चांसेस भी थोड़े कम है, ठीक है? जैसे पहला क्लॉज है आपका ए, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। तो इस कंडक्ट में आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को वाइडर कर दिया है, स्कोप आपका इस डेफिनेशन का इन्होंने वाइडर कर रखा है और कंडक्ट में इस इन्होंने सारा प्रोसेस जो होता है जहाँ से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, प्रिपरेशन हो रही है, फिर उसकी प्रिंटिंग हो रही है, फिर उसको चेक
कर रहे हैं, फिर उसको हम स्टोर कर रहे हैं, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जैसे जो एक आपका एग्जाम पेपर बनने से लेके आप तक पहुंचने तक के बीच का जो भी प्रोसेस है वो सब कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं हम इसको कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, सुपरविजन, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर। जब आप क्वेश्चन पेपर दे देते हैं उसके बाद का क्वेश्चन पेपर जो आपसे इन्विजिलेटर्स लेते हैं, आंसर शीट्स, ओएमआर शीट्स एंड रिजल्ट शीट्स, इवेल्युएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, जब तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं होता, ये सब आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक का ये सारा जो है ये कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन के अंडर डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लॉज बी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ठीक है, हमारी अथॉरिटी, एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन है? तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इट मीन्स एन एग्जामिनेशन अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। ठीक है, तो आपको लिखना है कि बी को आपको रीड विथ करना है शेड्यूल 1 में। इसमें सारी अथॉरिटीज की बात कर रहा है जो आपके पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है, ये वाला। कहीं पे आपका हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, जैसे आरजेएस जो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है। फिर राजस्थान का एक अपना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, तो ये इसके अंडर हो गया। कोई यूनिवर्सिटीज होती हैं आपकी, ठीक है, फिर पीएसयूज होते हैं। तो ये सारी अथॉरिटीज हैं आपकी जो शेड्यूल 1 में आपको बता रखी है। ठीक है, और वो अथॉरिटीज के कितनी अथॉरिटीज है? 10 अथॉरिटीज हैं। ठीक है, इसको आप यहीं पे लिख लीजिएगा साइड में। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज सी, एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर, अब आप देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो हमारे 1992 के एक्ट में क्लॉज ए में था, जहां यहाँ पे सी में आ गया है। तो 1992 के एक्ट में थोड़ा सा इसका थोड़ा सा इसको नैरो डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, लेकिन इस एक्ट में इसकी डेफिनेशन को थोड़ा वाइडर कर दिया है। ठीक है, जैसे इस उसमें था कि एनी प्लेस फिक्स्ड, फिक्स्ड था, साथ में उसका एंटायर प्रेमाइसेस था। बट इसमें चीजें ऐड ऑन करी हैं। अब आप देखिए कैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर मींस एनी इंस्टीट्यूशन और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, ये चीज ऐड करिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन या पार्ट देयर ऑफ। दूसरा बात करता है कि एनी अदर प्लेस फिक्स्ड एंड यूज्ड फॉर होल्डिंग, और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड। ठीक है, ये दूसरा। एंड यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इंक्लूड्स द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच्ड देयर टू। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इंस्टीट्यूशन को भी ऐड कर दिया है आपके किसी एग्जामिनेशन सेंटर की डेफिनेशन में। ठीक है, फोर्थ है हमारा क्लॉज डी, एग्जामिनी। ठीक है, आपके 1992 के एक्ट में एग्जामिनी नहीं डिफाइन था, यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनी को डिफाइन कर रखा है कि कौन है एग्जामिनी। मैंने बताया था कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग एग्जामिनी हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन को पढ़िए कि इट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन by the concerning authority to appear in public examination and includes a person authorized to act as scribe on his behalf। इसका मतलब कि जिसको परमिशन मिल रही है, ठीक है, और परमिशन देने वाली जो उसकी अथॉरिटी है जो पेपर कंडक्ट करा रही है, ठीक है, एक तो वो पर्सन है एग्जामिनी, और उस एग्जामिनी में इंक्लूड अगर कोई स्क्राइब उसको किया गया है, कि कोई अगर ब्लाइंड है, कोई डिसेबल है, उसको कोई स्क्राइब मिल रहा है, तो ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, इन्होंने इसको देखो अच्छे से कवर कर रखा है। अब आप देखिए एग्जामिनी में ग्रांटेड परमिशन बहुत सारा, जब जैसे अभी एपीओ ने अपना निकाला था कि करेक्शन पोर्टल निकाला था, ठीक है, कि आपको एक बार मौका दिया गया है कि आपके फॉर्म में ये गलती है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको दोबारा नोटिफिकेशन में कुछ बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि आपने करेक्शन नहीं किया, ये चीज आपकी इनकम्प्लीट है। इसका मतलब आपको परमिशन नहीं है कि आप एग्जाम में एंटर करें, आप एग्जाम उस चीज को एग्जाम दे पाए। तो अगर आपको परमिशन नहीं है तो आप एग्जामिनी नहीं हुए। जिनको परमिशन है, जिनके नाम पे एडमिट कार्ड आ रहा है, सिर्फ वही एग्जामिनी की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है,
थर्ड आपका नेक्स्ट क्लॉज है ई, ये बात करता है पब्लिक एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो पब्लिक एग्जामिनेशन क्या चीज होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स एन एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये हमने देख लिया था रिक्रूटमेंट, टू एनी पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा है, और ये इंक्लूड कर रहा है इंक्लूडिंग ऑटोनोमस बॉडीज, ठीक है, अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू। शेड्यूल टू में जो एग्जामिनेशन के क्या क्या पर्पस है, रिक्रूटमेंट का है, और क्या कहते हैं कि आपकी बहुत सारी जैसे हाई कोर्ट करवाता है, जो एलडीसी के होते हैं, ये सारी चीजें आपकी पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन में आएगी, ये शेड्यूल टू में है। शेड्यूल वन में आपकी अथॉरिटी की बात कर रहा है, शेड्यूल वन आपकी अथॉरिटी की बात कर रहा है, और शेड्यूल टू आपकी एग्जामिनेशंस की बात कर रहा है कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं, ये भी टोटल आपके 10 हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि अथॉरिटी और एग्जामिनेशन ये सेम है, सेम है, आपका जो अथॉरिटी वही एग्जाम आपकी करा रही है, नेम सेम है, ठीक है। तो ये आपको इजी रहेगा बहुत अच्छे से। अब आप देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अनफेयर मीन्स, ठीक है, अनफेयर मीन्स। अब अनफेयर मीन्स में इन्होंने इंक्लूड करा है दो पार्ट में को, ठीक है। पहला इन्होंने अनफेयर मीन्स यूज करा है एक एग्जामिनी, जो आप लोग रहेंगे, आप लोग कैसे अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं। दूसरा कोई एनी अदर पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है, ये एनी पर्सन में एग्जामिनी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो 1992 के एक्ट में जो अनफेयर मीन्स यूज कर रहा था वो सिर्फ एग्जामिनीज पे अप्लाई हो रहा था, कि एग्जामिनी ने क्या कर दिया, मैंने दो पार्ट में बताया था, या तो आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, चीटिंग आप कर रहे हैं, फर्रे लेके जा रहे हैं, प्रिंट करा के लेके जा रहे हैं, और दूसरा आप गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे 2022 के एक्ट में आपको दो लोग का अपने अनफेयर मीन्स यूज कर सकते हैं। पहला वन क्लॉज आपका डील करता है क्लॉज वन एग्जामिनी से, और क्लॉज टू आपका डील करता है टू एनी पर्सन, ठीक है। अब देखिए क्लॉज वन, इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी टू टेक अनऑथोराइज्ड हेल्प इन पब्लिक एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी पर्सन और ग्रुप डायरेक्टली। अब आप कोई हेल्प ले रहे हो, आजकल तो गिरोह चल रहे हैं ना, ग्रुप जो हुआ वो गिरोह हो गया, आप उनसे हेल्प ले रहे हैं, या आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली, or from any material written, recorded, copied, printed in any form whatsoever, or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument या gadget को use कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। आप देखिएगा कि एक चीज इन्होंने ये ऐड कर दी है, ठीक है, ये चीज आपकी ऐड कर दी गई है साथ में, कि आप किसी पर्सन या किसी गिरोह जो चल रहे हैं, आप उन लोगों से भी इसमें एग्जामिनी जो है उनसे हेल्प ले रहा है अनऑथोराइज्ड, ठीक है। साथ में ये फर्रे और ये प्रिंट आउट तो निकाल के लेके ही जा रहा है, साथ में आपके वो गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर रहा है, ठीक है। इसकी पनिशमेंट जो है फ्रेंड्स आपकी वो 10 के सब क्लॉज वन में है, ठीक, रीड विथ आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लॉज टू में, जो बात करता है कि जब कोई पर्सन अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, कैसे, वो फोर टाइप से कर रहा है। पहला क्या टाइप है, वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, या लीक कर रहा है, या अटेम्प्ट कर रहा है लीक करने का, या कंस्पायर कर रहा है लीक करने का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेकंड, वो प्रोक्योर कर रहा है, प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, या उसने अटेम्प्ट किया, या उसने पोजेस कर लिया, या उसने अटेम्प्ट टू पोजेस कर लिया क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर। थर्ड है आपका, या तो उसने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन पेपर, उसने अटेम्प्ट किया सॉल्व करने का, या उसने सी असिस्टेंस ली है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की अनऑथराइज्ड मैनर में, ठीक है। फोर्थ है आपका कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप असिस्ट कर रहे हैं एग्जामिनी को, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे स्कूल्स में पहले के टाइम पे बहुत चलता था कि इंटर कॉलेजेस होते थे, तो इंटर कॉलेजेस में बच्चों को जो है टीचर्स खुद ही पास कराने के लिए उनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे देते हैं। आज भी बहुत सारी जगह पे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो सरकारी स्कूल या कोई मतलब सरकारी स्कूल ऐसे नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट आप देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे आपके एग्जाम्स के रिजल्ट को अच्छा दिखाने के लिए वहाँ पे एक होता है कि आप
थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं इन सब चीज़ों से, तो ये सब अनफेयर मीन्स में आता है, ठीक है? लेकिन अब आपको एक्सप्लेनेशन देखना है इसका। एक्सप्लेनेशन हमारा ये कह रहा है कि एनी पर्सन, जो एनी पर्सन है यहाँ पे, वो इंक्लूड करता है एग्जामिनी को, ठीक है? कि यहाँ पे ये काम आपका कोई इन्विजिलेटर या कोई गिरोह भी ये काम कर सकता है जो अटेम्प्ट कर रहा है और ये सब कर रहा है, साथ में ये एग्जामिनी भी ये काम कर सकता है, ठीक है? एग्जामिनी भी ये काम कर सकता है कि सॉल्व करके दे रहा है, कुछ कर रहा है ऐसे करके, ठीक है? तो ये पार्ट वन जो है, ठीक है, ये सिर्फ एग्जामिनी से डील कर रहा है, और पार्ट टू जो है वो एग्जामिनी प्लस एनी पर्सन से भी डील कर रहा है। अब इसकी आपको कहाँ पे मिलेगी? इसकी आपकी पनिशमेंट है 10 के क्लॉज 2 में, 10 के क्लॉज 2 में इसकी पनिशमेंट है, ठीक है? अब नेक्स्ट आपकी लास्ट डेफिनेशन है जी। जी आपको बोल रहा है जो हमने 1992 के एक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है, कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईपीसी 1860 shall have same meanings respectively assigned to them in that code, ठीक है? अब स्टूडेंट आपका एक का डाउट था कि अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आईपीसी और बीएनएस ऑप्शन में आएगा, ठीक है, और बोथ भी आ गया ऑप्शन में, तो पहले तो ये चीज आएगी नहीं, ठीक है? क्योंकि या तो आपके सिर्फ ये आएगा या तो सिर्फ ये आएगा, और अगर बोथ, अगर बहुत उन्होंने कंफ्यूज कर दिया बोथ में, तो आप देखिए आपका ये एक्ट तो अमेंड नहीं हुआ है ना, बीएनएस आने के बाद कोई एक्ट अमेंड नहीं हुआ है, तो सिर्फ आईपीसी बोली गई है, तो आप आईपीसी को टिक करिएगा करेक्ट आंसर। और इन केस अगर इन्होंने ऐसे ऑप्शंस दे दिए, क्योंकि कमीशन भी ऐसे ऑप्शंस बनाने से कतराता है, ठीक है, वो ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं देगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा लेकिन ऑप्शन ये नहीं देगा। ऑप्शन में आपको सीआरपीसी बोल देगा, सीपीसी बोल देगा, इंडियन एविडेंस एक्ट बोल देगा, आईपीसी बोल देगा, वो ऐसे देगा, या नन ऑफ दी अबव ऐसे करके देगा। अगर इसने ऐसा दे दिया तो आप समझिए फिर ये क्वेश्चन आपका डाउट में जाएगा, ठीक है? इस पे रिट फाइल करेंगे बच्चे ऑलमोस्ट, ठीक है? या सबको +1 मार्क्स मिलेगा, या इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है? तो आपको सिर्फ इतने तक रहना है, ठीक है? अब हम आते हैं थर्ड थर्ड सेक्शन में। हमारा हमारा डेफिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड सेक्शन है हमारा, जो हमारा 1992 में भी था, प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है? ये आपका डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेयर कर रहा है सेक्शन कि नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4, पोजेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर आप अपने पास लेकर आ रहे हैं, आप उसको पोजेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? ये है, नो पर्सन ऑथोराइज्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन शैल बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर ओपनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये काम नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन ऑथराइज। जैसे आप इसमें इन्विजिलेटर को माइंड में लेके चल लीजिए, ठीक है, या आप पियोन है, या जो भी आपको जब जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप सब सेंटर में जाते हैं, आप देख रहे हैं कि गाड़ी में गाड़ी आती है एसडीएम की, उसमें क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें 4-5 लोग होते हैं, पुलिस लोग होते हैं, जिनके हाथ में वो क्वेश्चन पेपर है। ये पूरा प्रोसेस में जिन जिनके पास अथॉरिटी है, क्वेश्चन पेपर जिनके हाथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, वो लोग जो ओपन करने का टाइम है और डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है, जैसे हम जाते हैं सेंटर पे बैठे रहते हैं, तो वो लोग हमें नहीं देते, हम कहते हैं कि मैम टाइम होने वाला है, वो कहते हैं 10 मिनट पहले ही मिलेगा आपको, ठीक है, और जब 10 मिनट बाद ही आपको उसको खोलना है, ठीक है? अगर किसी इन्विजिलेटर या किसी ऐसे पर्सन ने उसको ऐसा कह रहा है कि उससे पहले टाइम फिक्स से पहले ओपन और डिस्ट्रीब्यूट अगर करा, और इसमें क्या कर रहा है, वो ओपन कर रहा है, लीक कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, या अटेम्प्ट या पोजेस कर रहा है, या सॉल्व कर रहा है सच क्वेश्चन पेपर और एनी पोर्शन और कॉपी देयर ऑफ, या वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दिया उसने आपको, ठीक है, कि देखो उसने साइड में से अपना कॉपी में से जो सील होता है वो निकाल के आपको बता दिया कि इसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, इसका आंसर देख लो क्या होगा, ऐसे करके उसने निकाल के दे दिया, वो भी नहीं कर सकता है, ठीक है? ना वो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल उसको दे सकता है, ना वो प्रॉमिस कर सकता है। ये आपका प्रीलिम्स का भी पॉइंट रहेगा कि वो प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि मैं आपको दे दूंगा। आपने जाके पता कर लिया कि आपका सेंटर जो है यहाँ पे है, आपने पता कर लिया कि इस सेंटर में ये इन्विजिलेटर है, ये आपके रिश्तेदार हैं या आपके फ्रेंड हैं या फ्रेंड के पापा हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप
उन्होंने आपको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, इस तुम्हारा सेंटर इस रूम में आएगा, इसका मैं इन्विजिलेटर हूँ या इसमें मेरा फ्रेंड है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा के दे दूंगा। तो उन्होंने आपको प्रॉमिस करा है ना, ये प्रॉमिस भी ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 ये सेम है उसमें जो आपका उसमें था इंटरेस्ट का, साथ में इन्होंने इंगेज्ड भी वर्ड जोड़ दिया है, ठीक है। ये है हमारा प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और इंगेज्ड विथ एग्जामिनेशन वर्क। अब किसी पर्सन के पास उसको इंटरेस्ट हुआ है या इंगेज उसको एग्जामिनेशन का पूरा काम करने को दिया है, अब उसी ने ही अगर आपका लीक कर दिया है, ठीक है, कि नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड or engaged with any work pertaining to public examination shall except where he is permitted by virtue of his duties so to do। जब तक उसको जहाँ पे उसको परमिशन है वहां पे तो वो चीज कर सकता है। परमिशन कहाँ है? जहाँ पे आपका टाइम फिक्स है कि अब आपको देना है, ठीक है, आपकी बेल बज गई आपको देना है, बेल बज गई आपको लेना है पेपर, ठीक है, तो वो तो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। उसके अलावा अगर उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाइवल्ज किया या कॉज टू बी डाइवल्ज या आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और मेक नोन टू एनी अदर पर्सन एनी इंफॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ which has come to his knowledge by virtue of the work being so interested to him। तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता, नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन कोई भी नहीं कर सकता है इसका। अब सेक्शन 6 पे आप आइए। ये सब सिर्फ आपको रीड करने हैं, ठीक है, रीड करने हैं, इनके अंदर आपको क्या कह रहा है, ठीक है, इनकी आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए कि किस सेक्शन की हेडिंग क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट आपका ऑप्शन दे देगा कि सेक्शन 4 में है, 5 में है, 6 में है। यूज ऑफ अनफेयर मीन्स आपके सेक्शंस का दे देगा, ठीक है। तो आपका मेन जो है ये इंडेक्स बेसिस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, डेफिनेशंस के क्लॉजेज आएंगे इसमें, ठीक है। साथ में शेड्यूल पूछ लेगा आपसे डेफिनेशंस में कि किस शेड्यूल में डिफाइन है अथॉरिटी और किस शेड्यूल में डिफाइन है आपका एग्जामिनेशंस, ये आपको क्वेश्चन बनेगा। फिर ये इंडेक्स वाले बनेंगे, उसके बाद आपका पेनल्टी, ये चीज आपकी रहेगी, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ ऐसे करके बता रही हूँ। मेन आपका ये फोकस एरिया रहेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 6, अनऑथोराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट और ओएमआर शीट इन एनी फॉर्म, ठीक है। आप ये सारी चीजों को अनऑथराइज तरीके से उसको पोजेस कर रहे हो या क्वेश्चन पेपर को डिस्क्लोज कर रहे हो या आंसर शीट को, ठीक है। अब नो पर्सन सेक्शन कहता है हमारा, नो पर्सन हु इज नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड, ठीक है, या तो ना तो वो लॉफुली ऑथराइज्ड है या परमिटेड, ना तो वो परमिटेड है बाय virtue of his duties to do so shall before the time fixed for the distribution of क्वेश्चन पेपर ये चीज नहीं कर सकता है। क्या चीज नहीं कर सकता है? बिफोर द टाइम फिक्स्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर, या तो वो प्रोक्योर, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पोजेस सच क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट और ओएमआर शीट और एनी पोर्शन कॉपी देयर ऑफ, ठीक है, आपसे वो ले नहीं सकता है या पोजेस नहीं कर सकता है बिफोर द टाइम फिक्स, ठीक है। दूसरा, इम्पार्ट या ऑफर टू इम्पार्ट सच इंफॉर्मेशन विच ही नोज और रीजन टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव भी हो रही है अगर, और टू हैव बीन अ बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कोई भी उसमें अगर ओएमआर शीट भी आपसे उसने टाइम से पहले ले ली, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हैं, आंसर शीट ले ली उसने, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उसने दे दी, ये आप देखेंगे ये जो नॉलेज और ये रीजन टू बिलीव है यही बात कर रहा है आपकी आईपीसी से। यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है लेकिन इसको आपको आईपीसी से ये करना है। जब आप पढ़ेंगे बीएनएस, आप इसमें आईपीसी के सेक्शंस लिख लीजिएगा, ठीक है, रीजन टू बिलीव सेक्शन 27 में है, बीएनएस कौन से डेफिनेशन में है आप ये भी लिख लीजिएगा इसमें। इन सब चीजों से आपकी रिकॉल होती है, आपका माइंड दौड़ता है, एक एक्ट से दूसरे एक्ट में आपका माइंड जब दौड़ना शुरू हो जाए तो आप समझिए आप प्रीलिम्स के बहुत पास आते जा रहे हैं, ठीक है, आपका माइंड सही जगह जा रहा है अगर आपका माइंड दौड़ता है ऐसे तो, ठीक है। तुरंत आप लोग इसको लिख लिया करिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 की प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। सेंटर के अंदर कौन कौन लोग
को प्रोहिबिट है कि वो उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा एग्जाम दिलाने जाते हैं, तो जो सेंटर का गेट होता है उसके अंदर कोई अलाउड नहीं होता। सेंटर के गेट के अंदर बाहर ही आपका रोल नंबर लिखा रहता है कि आप अपना रोल नंबर चेक करिए। मम्मी पापा भी हमारे जाके चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारा रोल नंबर है। फिर वो गेट के अंदर चाहे धूप हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, गेट हो जाता है बंद और मम्मी पापा लोग रहते हैं सेंटर के बाहर। ठीक है, तो अब कौन आता है सेंटर के अंदर, ये भी आपको पता है। देखिए, नो पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड और एंगेज्ड विद द वर्क परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन और उसका कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन और who is not an examinee shall enter the premises of the examination center। इसका मतलब ये तीन लोगों को अलाउ कर रहा है। पहला किनको अलाउ कर रहा है, जो जिनको इंटरेस्ट कर रखा है कि आपको कोई वर्क करना है। जैसे इनमें इन्विजिलेटर हो गए, ऑफिस बॉयज हो गए, उसमें जो भी एग्जाम को वो करा रहे हैं उस टाइम पे जो स्टाफ होता है उस कॉलेज का, या जो जितने भी हमारा पेपर टाइम पे उस टाइम पे होते हैं, कि जो आपने देखा होगा पानी पिलाने के लिए एक आया होती है वहां पे, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वर्क परटेनिंग टू एक पब्लिक एग्जामिनेशन। दूसरा है कि कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, जो भी उस पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहा है वो उसकी कोई अथॉरिटी हो गई, एसडीएम्स हो गए, ये सारे आप देखते हो कि बीच में एकदम लास्ट में एग्जाम में 4-5 लोगों का एक ग्रुप आता है। ठीक है, वो ग्रुप आके चेक करता है कि किसकी क्या प्रॉब्लम है या कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, वो चेक करते हैं। ये दूसरे लोग हो गए। तीसरे लोग कौन हो गए, एग्जामिनी, जो हम लोग हैं, जो हम लोग सेंटर पे पेपर देने के लिए गए हैं, जिनके लिए इतनी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तीन लोग अलाउड हैं, इसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, एट्थ है हमारा सेक्शन, नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी यूज्ड फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। ये कह रहा है हमारा कि जो हमारा सेंटर अलॉट हो चुका है उसके अलावा कोई और प्लेस आप यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए, नो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड or engaged with the work pertaining to public examination shall use or cause to be used any place other than the examination center for the purpose of holding public examination। जो भी वहां पे इन्विजिलेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपका फिक्स है, आपको वहीं पे ही आपको एग्जाम देने की परमिशन है और कहीं अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर नहीं कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आप इसका कितना स्ट्रिक्ट है ये रूल, जब आप एग्जाम देते हैं। मैंने अपना, मुझे याद है यूपी का जब कमीशन में मेरा मेंस था, मेरी सीट के, मेरी एकदम लास्ट वाली सीट थी। ठीक है, साइड में यहाँ पे खिड़की थी। ठीक है, और मेरी सीट यहीं पे ही थी। ठीक है, और इसके ऊपर फैन भी नहीं था। ठीक है, और हमारा मई में एग्जाम था, मई लास्ट में हमारे मेंस थे। ठीक है, और उस दिन ना बड़ा मंगल था लखनऊ में, बड़ा मंगल बहुत बनाया जाता है। ठीक है, और हमारे सेंटर के बाहर ही डीजे लगे हुए थे, लाइन से डीजे लगे हुए थे, और वो जो फेरियां लगाते हैं वो था, और डीजे लगे हुए थे। और ये जो खिड़कियां थी ना सेंटर की, ये सब टूटी हुई थी। तो आप, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, जो पर्सन्स हैं, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपकी वो सीट भी चेंज कर दें, या उस टाइम पे वो बच्चों को बोल दें कि इस हॉल में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है तो हम आपको दूसरे हॉल में कर दें। ठीक है, तो आप ये चीज इससे ऐसे इस एग्जाम्पल से समझिएगा। एक बार हमारा यूके का, एपीओ का मैं प्रीलिम्स दे रही थी, उस टाइम पे अचानक से अंधेरा आ गया। ठीक है, बारिश आपको पता है उत्तराखंड में कभी भी हो जाती है। मेरा सेंटर हल्द्वानी पड़ा था उस टाइम पे, मेरे घर के पास में ही। तो अब उसमें क्या हुआ कि अचानक से लाइट चली गई। ठीक है, आपका सरकारी स्कूल में एग्जाम हो रहा था, और मेरी सीट जो थी वो दीवार वाली सीट थी, मतलब खिड़की विड़की कुछ नहीं थी, एकदम कॉर्नर वाली। मुझे हर बार कॉर्नर का ही मिलता है, या एकदम लास्ट मिलता है, या फर्स्ट, या दीवार का कुछ कॉर्नर ही मिलता है मेरे को। और एकदम अंधेरा हो गया, मुझे दिखना ही बंद हो गया उस टाइम पे कि मैं क्वेश्चन पेपर पढूं कैसे। तो उन्होंने फिर मेरी सीट चेंज करी। उन्होंने बोला लेकिन जब आपकी अटेंडेंस एक बार लग जाएगी तब आप सीट चेंज करिएगा, और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा आप तुरंत वापस अपनी सीट पे चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सीसीटीवी भी होता है और वो लोग आके चेक करते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, किस सीट पे कौन बैठा है, तो ये बहुत रिस्की चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि बहुत सारे टीचर्स बहुत आपको लगता है रूड होंगे। ठीक है, कि आप बोलते हैं कि मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद भी वो टीचर्स जो है आपकी सीट चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम, हमारे पे ये अथॉरिटी नहीं है करने की। ठीक है, इस वजह से। ठीक, तो आपने ये भी देख लिया। अब हमारा है नाइन्थ सेक्शन, सेक्शन नंबर 9। ठीक है, ये बात करता है कि ऑफेंसेस बाय
मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन और अदर्स। ये आपका न्यू चीज इन्होंने ऐड करी हुई है, एक नई चीज लेकर आए हैं कि जो हमारा अभी समय चल रहा है, जब 1992 का एक्ट बनाया था तो उस टाइम पे ऐसे कोई गिरोह नहीं चलते थे। उस टाइम पे पेपर लीक जो बहुत छोटे लेवल पे होता था, बच्चे चीटिंग करते थे, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब 22 का टाइम चल रहा है, अब पूरा प्रॉपर गिरोह होते हैं, पूरी एक इंस्टीट्यूशन होती है जो पूरा अपने बच्चों को ही लीक करवा देती है पेपर। ठीक है, तो इन सब चीज को देखते हुए इन्होंने एक ऑफेंस किया कि अगर कोई मैनेजमेंट को लाइबल किया, इंस्टीट्यूशन को लाइबल किया, और भी चीजों को लाइबल किया, टाइम को देखते हुए और जिस तरह से ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए क्या कह रहा है ये। क्लॉज 1 आपका कहता है, whenever an offense under this act has been committed by मैनेजमेंट कमिट कर रहा है ये कोई ऑफेंस, कोई इंस्टीट्यूशन कमिट कर रहा है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कमिट कर रहा है, या कोई अदर कर रहा है, तो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इंचार्ज। जो भी पर्सन उस टाइम पे इंचार्ज था, जिस टाइम पे ये ऑफेंस कमिट किया गया है, या कोई रिस्पॉन्सिबल था मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, कोई इंचार्ज था या कोई रिस्पॉन्सिबल है उसको मैनेज करने के लिए, और अदर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है, एज वेल एज द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन और अदर शैल बी डीम टू बी, इन सबको गिल्टी माना जाएगा, शैल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, इन सबको गिल्टी माना जाएगा। एंड साथ में उनको शैल बी लाइबल टू प्रोसीडेड अगेंस्ट, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, साथ में उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, पहला हम उनको शैल प्रिजम्पशन है ये यहाँ पे, ठीक है, जब तक वो अनटिल एंड अनलेस दे डिसप्रूव दैट, ठीक है, एविडेंस देके, तो उनको गिल्टी माना जाएगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अब हमारा प्रोवाइजो क्या कहता है। प्रोवाइजो प्रोवाइजो हमें ये कह रहा है कि जब भी कोई पर्सन लाइबल है इसके अंडर पनिशमेंट के लिए, और अगर उसने ये प्रूफ कर दिया उस पर्सन ने कि जिस टाइम पे ये ऑफेंस कमिट हुआ वो उसके नॉलेज के बिना हुआ, उसे पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है, यहाँ पे लीकेज की बात चल रही है, या उसने वो अपने पार्ट पे नेग्लेक्ट नहीं था बिल्कुल, उसने सारा ड्यू डिलीजेंस किया अपना कि एग्जाम को लीक ना कराए, वो एग्जाम लीक ना हो सके। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफ ही प्रूव्स, कोई पर्सन प्रूव्स दैट ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, साथ में एंड ही एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ठीक है, तो उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बस उसको ये प्रूव करना पड़ेगा दोनों पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज हमारा कहता है क्लॉज 2 कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 1, चाहे ये कह रहा है कि आपके ये क्लॉज 1 जो अभी हमने पढ़ा इसमें कोई भी बात कही गई हो, लेकिन जहां पे कोई ऑफेंस कमिट करा है, किसी मैनेजमेंट ने कमिट किया है, किसी इंस्टीट्यूशन ने या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में या किसी अदर उसने किया है, और साथ में अगर ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है, ये प्रूव हो चुकी है कि ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है कंसेंट से, कन्वीनियंस से, या किसी नेग्लेक्ट से, ठीक है, नेग्लेक्ट से किसके, किसी डायरेक्टर के, डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, किसी पार्टनर के लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, मैनेजर के, सेक्रेटरी से, या किसी अदर ऑफिसर्स से। ठीक है, तो उस केस में वो डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर शेल ऑल्सो बी डीम टू बी गिल्टी। ठीक है, उन लोग को भी गिल्टी माना जाएगा, एंड साथ में उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और साथ में उनको भी पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले उसमें कि हम किसी इंस्टीट्यूशन जो भी है, जो भी मैनेजमेंट है, हम उन लोग को लाइबल ठहरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन साथ में अगर उन्होंने ये चीज प्रूफ कर दी किसी पर्सन ने कि उस टाइम पे हम उसके पार्ट नहीं थे, हमें कोई नॉलेज नहीं थी और हमने पूरा ड्यू डिलीजेंस किया है कि प्रिवेंट करा जा सके, उस केस में वो नहीं होगा लाइबल कोई पर्सन। लेकिन अब ये बात कर रहा है कि जहां एक बार कोई मैनेजमेंट जो है, कोई एलएलपी है, साथ में कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके खिलाफ हम ये प्रूफ हो गया कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है,
तो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब उसने ये प्रूव कर दिया कि भैया इस इंस्टीट्यूशन ने कमिट किया है, तो उस इंस्टीट्यूशन का जो भी डायरेक्टर होगा, उस टाइम पे सेक्रेटरी होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई इंचार्ज होगा, तो वो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट पे बात हुई है तो उसके अंदर की किसी को आप पनिश नहीं करेंगे, इंसान को तो आप पनिश करेंगे ना। मैनेजमेंट अपने आप से मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को आप लाइबल कर दोगे और उसके अंदर के लोगों को नहीं करोगे जो उस टाइम पे वर्किंग है। ठीक है, तो सेकंड क्लॉज में उन पर्सन की बात कर रहा है, फर्स्ट क्लॉज में उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सेक्शन का है पेनल्टीज का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो पेनल्टीज आपके दो क्लॉज में डिवाइडेड है। आपका पहला क्लॉज बात कर रहा है एग्जामिनी को पेनल्टी दे रहा है। ठीक है, एग्जामिनी को पेनल्टी दे रहा है। ये आपको पता है कि पेनल्टी एग्जामिनी को कहाँ डिफाइन किया था, आपके एग्जामिनी को 2D में डिफाइन किया था। ठीक है, और दूसरा जो है वो एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी, अब किसी और पर्सन साथ में इंक्लूडिंग एग्जामिनी। आपने देखा होगा एग्जामिनी अनफेयर मीन्स जो 2F में था उसको भी अनफेयर मीन्स एक एग्जामिनी अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है और एक अदर पर्सन अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है। अदर पर्सन में हमने देखा था एक्सप्लेनेशन में कि एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अदर पर्सन इंक्लूड्स एग्जामिनी एज वेल। ठीक है, तो ये आपका रिकॉल हो गया साथ में सेक्शन। ठीक है, अब आप देखिए पेनल्टीज में दो पेनल्टीज हैं। ठीक है, अब एग्जामिनी की क्या पेनल्टी है और साथ में आपके एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी की क्या पेनल्टी है। ठीक है, एग्जामिनी को क्या कह रहा है, इफ एनी एग्जामिनी क्लॉज 1 में, ये भी याद रखिएगा पनिशमेंट। ठीक है, if any examinee indulges in unfair means as defined under section 2F1, मैंने ये आपको बता दिया था, he shall be liable to punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी, एंड मतलब साथ में उसको फाइन देना पड़ेगा जो कि 1 लाख, मिनिमम 1 लाख होगा। ठीक है, शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख से कम नहीं होगा, 1 लाख से उसको ज्यादा का ही आपको फाइन देना पड़ेगा। साथ में अगर उसने डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ फाइन का, तो इसके लिए भी उसको पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रीजमेंट की, इधर डिस्क्रिप्शन फॉर 9 मंथ। ठीक है, तो आप देखिए एग्जामिनी को वो अप टू 3 इयर्स इम्प्रीजमेंट मिल रहा है, साथ में उसको 1 लाख, मिनिमम 1 लाख की फाइन देनी पड़ रही है। और अगर उसने डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट में उसको 9 मंथ की पनिशमेंट भी मिल रही है। ठीक, ये आपका कंप्लीट होगा। ये आप ऐसे लिख लीजिएगा साथ में, ये अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा साइड में, रिविजन के लिए आपको आसानी होगी। सेकेंड क्लॉज बात करता है कि इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी whether entrusted or authorized with the conduct of public examination or not, इन कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है अगर वो, और अदरवाइज इंडल्जेस अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स एज डिफाइंड इन 2F के क्लॉज 2 में, और कॉन्ट्रावीन कर रहा है या अबेट कर रहा है साथ में। ठीक है, बहुत वाइडर इनने सब चीज को जोड़ दिया है। तो ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रीजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स, मिनिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट मिलेगी उसको अगर कोई 2 क्लॉज F के सब क्लॉज 2 में कर रहा है, तो मिनिमम 10 इयर्स, बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रीजमेंट, वो लाइफ इम्प्रीजमेंट तक आपका एक्सटेंड हो सकता है। एंड साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा जो कि मिनिमम 10 लाख रुपीज रहेगा और मैक्सिमम 10 करोड़ रहेगा। ठीक है, और अगर आपने डिफॉल्ट करी पेमेंट की तो डिफॉल्ट के केस में आपको 2 साल की सजा मिलेगी। ठीक, अब इसको लिख लीजिए आप साथ में कि इसमें क्या पनिशमेंट है आपकी, इसमें पनिशमेंट है कि आपको मिनिमम 10 इयर्स है, 10 इयर्स की तो मिनिमम आपको मिलेगी, आप तो जाओगे। साथ में अगर एक्सटेंड हुआ तो लाइफ इम्प्रीजमेंट तक एक्सटेंड होगा। आपकी फाइन इन्होंने कितनी बोली कि मिनिमम आप 10 लाख रुपए तो आपको देना पड़ेगा, और 10 लाख के साथ अगर उन्होंने मैक्सिमम किया तो 10 करोड़। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीजें आ रही है ना, 2F2 क्लॉज 2 में आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी पनिशमेंट ये सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है।
ये सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा इस पे कि हाईएस्ट पनिशमेंट लाइफ इम्प्रीजमेंट तक मिल रहा है और हाईएस्ट फाइन जो है 10 करोड़ तक मिल रहा है। और अगर आपने ये डिफॉल्ट कर दिया फाइन का, तो डिफॉल्ट के केस में आपको 2 इयर्स का पनिशमेंट अलग से मिलेगी। ठीक है। अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है हमारा, प्रोवाइजो प्रोवाइजो कह रहा है कि कोर्ट में फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म लेस देन 10 ईयर्स। कोर्ट हमारा ये कह रहा है कि जहां आपकी ये मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स है, मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स है, कोर्ट अगर चाहे तो आपको 10 ईयर से कम की भी दे सकता है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, मैंने ये आपको मिनिमम बोला है, मिनिमम नहीं है। ठीक है, ये आपका मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम नहीं होगा ये आपका है नॉट लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। प्लीज फ्रेंड्स आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने ये चीज आगे भी बोली है आपको यहाँ वाले पार्ट में कि आपको 10 साल से नीचे की सजा नहीं मिलेगी, कम से कम 10 मिलेगी, 11 मिलेगी, 12 मिलेगी, जो कि लाइफ इम्प्रीजमेंट तक भी इस स्ट्रेच के बीच में आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हमारा प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट चाहे तो आपको 10 साल से नीचे की, मान लीजिए आपको 8 साल की, 5 साल की, 9 साल की भी पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है। कब देगा वो, जब उसके पास एडुक्वेट रीजंस होंगे और साथ में स्पेशल रीजंस होंगे, और इसको ये रिकॉर्ड करेगा। बिना रिकॉर्डिंग के ये नहीं देगा, जो उसके रीजंस हैं, रीजंस को बिना रिकॉर्ड करे वो 10 साल से नीचे की पनिशमेंट आपको नहीं दे सकता है। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको क्विकली एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहले आपका एक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको एसेंट इंपॉर्टेंट है और ये किस दिन इन्फोर्स में आई है, डेफिनेशन आपकी सारी इंपॉर्टेंट है, सारे क्लॉजेज आपको पढ़ने हैं डेफिनेशंस के। ठीक है। ये सब चीज, सारी डेफिनेशन, सारे क्लॉज इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है ये सेक्शन से इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 3 में कहाँ ये कह रखा है। सेक्शन 4 भी आपका इंडेक्स पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे दिया और पूछ लेगा किस सेक्शन में डिफाइन है ये। सेक्शन 5 भी आपका इंडेक्स पे है। सेक्शन 6 भी आपका इंडेक्स पे है। ठीक है। सेक्शन 7 आपका इंडेक्स पे पूछ लेगा कि प्रोहिबिशन कौन से सेक्शन में है। सेक्शन 8 भी आपका इंडेक्स बेसिस पे है। सेक्शन 9 भी आपका इंडेक्स बेसिस पे है। ठीक है। बस क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को आप ध्यान दे दीजिएगा कि क्लॉज 1 में क्या बात कर रहा है और क्लॉज 2 में क्या बात कर रहा है। क्लॉज 1 में वो उन इंस्टीट्यूशन की बात करता है और क्लॉज 2 में उनके डायरेक्टर और जो लोग भी लायबल हैं उनके उनकी भी बात कर रहा है। ठीक है। तो आप इसको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को वन वन लाइन में लिख के इसको इतना याद कर लीजिएगा। 10th आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th है, ये पेनल्टी की बात करता है। क्लॉज ए में एग्जामिनी की बात करता है, क्लॉज 2 में एनी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी की बात करता है। इसमें पनिशमेंट की क्या बात कर रहा है, 3 इयर्स की बात कर रहा है। ठीक है। और मिनिमम 1 लाख रुपीज की बात कर रहा है फाइन की, और डिफॉल्ट में 9 मंथ दे रहा है। दूसरी तरफ ये आपकी क्या बात कर रहा है, क्लॉज 2 में ये आपकी बात कर रहा है कि आपको 10 साल की तो सजा कम से कम, मतलब जो नॉट लेस देन 10 ईयर्स मिलेगी। ठीक है। नॉट लेस देन 10 ईयर्स मतलब आपको 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रीजमेंट तक की सजा मिलेगी। और फाइन जो है आपको, फाइन आपको 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है। और आपको साथ में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपको 2 इयर्स मिलेगा। ठीक है। मतलब 10 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रीजमेंट तक की आपको पनिशमेंट है। फाइन आपको 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक की पनिशमेंट है, 10 करोड़ तक की, और डिफॉल्ट में आपको 2 इयर्स की है। प्रोवाइजो ये कह रहा है, प्रोवाइजो कि आपको 10 ईयर से नीचे की भी कोर्ट दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, बिना रिकॉर्डिंग के वो नहीं दे सकता। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम शेड्यूल देख लेते हैं आपका कि शेड्यूल जो है, पहला ये बात कर रहा है आपका 2B। 2B किसकी बात कर रहा है आपकी कि अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है। शेड्यूल 1 बात करता है अथॉरिटीज की, और शेड्यूल 2 बात करता है आपकी कि एग्जामिनेशन की, वो कौन सा एग्जामिनेशन है। ठीक है। दोनों में सेक्शन 10 क्लॉजेज हैं। अथॉरिटी कौन सी है, आरपीएससी अथॉरिटी है, एक राजस्थान हाईकोर्ट अथॉरिटी है जो आरजेएस कराती है, ये आपकी एपीओ करा रही है। एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है, और अदर अथॉरिटी, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। एक नजर मार लीजिएगा इसमें। ठीक है। कि ये अथॉरिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपकी शेड्यूल 2 जो है, ये बात कर रहा है, जो आपको रीड विथ
सेक्शन 2 ही बात करना है, ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कर रहा है कि कौन से एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका एपीओ, सेम सीक्वेंस है। फिर एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट, आरजेएस कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एनी एग्जाम कंडक्टेड बाय राजस्थान स्टेट स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा ये एक्ट करा दिया है, जो भी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस तो लाई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन मैं ये क्वेश्चंस आपको कैसे कराऊंगी, ये क्वेश्चंस के लिए आपको टेलीग्राम पे, साथ में टेलीग्राम पे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये क्वेश्चंस के लिंक दे दिए जाएंगे टेस्ट के, जैसे आपको अभी तक मिलते आ रहे हैं, ठीक है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेनल्टी और जो कंफ्यूजन वाले हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। कल आपको 23 जुलाई है, आपको ये इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1992 के और 2022 के, इन दोनों के मिला के मैं आपको 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दूंगी, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी को कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज फील फ्री, और आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में। यहाँ पे आपको आकाश सर आपको रिप्लाई करते हैं, मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे ही एक्टिव हूँ, मेरे को यहाँ पे आपको मैं डील करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आप सबको गुड नाइट है, और आप सब लोग ऑल द बेस्ट। अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज, अब टाइम कम बचा है, लास्ट मोमेंट में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। और जिन जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी प्रीलिम्स बहुत अच्छे से जो कर चुके हैं, मेंस भी उनका अच्छे से है, लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश बिना पढ़े पेपर दे दूं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, ठीक है, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंटरेस्ट लाने के लिए। तो या तो आप इसको, क्योंकि मैंने ये आपको यूट्यूब का बताया है, यूट्यूब को मैंने आपको एक लक्ष्मण सर हिंदी के लिए रिकमेंड करे हैं, मैंने उनसे ही किया था, मुझे अच्छे लगे थे, सर का लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल था। और इंग्लिश के लिए तो आप सूर्या सर का ही करिए। तो इन लोगों की प्लेलिस्ट 2024 वाली आप लोग कर लीजिए, साथ में जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ये लोग जो मॉक टेस्ट कराएंगे अभी लास्ट में, आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका ये पूरा मतलब अगर 30 मार्क्स का लैंग्वेज आ रहा है तो आप लोग आराम से 25 मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन बशर्ते, आपकी शर्त यह है कि आप लोग को डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली आप 1 या 2 लेक्चर ईच करिए, ठीक है, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। बिना लैंग्वेज के करे आपका सिलेक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, लॉ में हमें इंटरेस्ट आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो आप लोग इस पोर्शन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पोर्शन पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। बाकी आप सबको गुड नाइट फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पॉक्सो का करेंगे हम, साथ में एक्साइज एक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली हम जल्दी जल्दी आने वाले कुछ दिन में अपने माइनर एक्ट्स कंप्लीट कर लें, ये आपका अपडेटेड है। और जिस भी स्टूडेंट के पास पुराना बेयर एक्ट है, तो आप वो जो 5 ईयर्स जो 10 ईयर्स की पनिशमेंट है ना 10 के क्लॉज 2 में, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पुराने एक्ट में वो 5 ईयर्स दे रखी है, ठीक है। ये मेरे एक्ट में भी गलत थी, मैंने इसको अपडेट किया है और टाइप किया है अभी अलग से, ठीक है। तो आपके उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसको सिर्फ आपको नया एक्ट मत लीजिएगा, आप सिर्फ पेन से उसको करेक्ट कर लीजिएगा 10 ईयर्स वाले को, ठीक है।